गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे, ये हमारा धारा विद्युत्की का चैप्टर चल रहा है और धारा विद्युत्की के चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। सेल के बारे में लास्ट टाइम बात चल रही थी, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन व सेलों के समांतर क्रम संयोजन को हमने देख लिया था। अब बच्चों, आज हम जो टॉपिक की बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा। विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। ये आपने 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा के बारे में। तो यहाँ पर हम विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको समय समय पर और जितनी भी PDF मैंने आपको दी है उसका आपने काम नोट कर लिया होगा। आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। लगातार आपको पढ़ना चाहिए, मेरे साथ नोट्स बनाने चाहिए, किताब के न्यूमेरिकल, बुक्स के न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल आपको करने चाहिए। तो आज हम टॉपिक बात करेंगे विद्युत शक्ति एवं विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक की बात होगी वो है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति P और P बराबर होता है W/T। ये आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा बच्चों। यहाँ पर आपको केवल समझने पर ध्यान देना है बच्चों, लिखने पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये सारी बात PDF में आपको मिल जाएगी, आपको वहां से काम नोट करना है। अभी आपको केवल समझने पर ध्यान देना है। विद्युत शक्ति जो होती है, विद्युत शक्ति P बराबर होता है W/T। विद्युत शक्ति P बराबर W/T। W क्या है? कार्य, और T क्या है? समय। तो कार्य करने की दर, इसको कैसे बोलेंगे? किसी भी परिपथ में कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। या तो आप ये कह सकते हैं कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति कहा जाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं एकांक समय में, इसको एक कर दिया नीचे वाली चीज को, एकांक समय में किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए किया गया कार्य, ऐसे भी तो कह सकते हैं। एकांक समय में इसको एक कर दिया, नीचे वाली को एकांक समय में, मैंने कहा नीचे वाली चीज को क्या कर दिया? एक कर दिया, समय को एक कर दिया। एकांक समय में परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए किया गया कार्य क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई है। अब बच्चों, P बराबर W/T है। अब यहां से आगे देखिए, और हम जानते हैं क्योंकि V बराबर होता है W/Q, तो यहां पे W बराबर हो गया QV। W बराबर क्या हो गया? QV हो गया। तो W बराबर QV यहां रख देंगे, तो इसलिए P बराबर क्या हो गया? QV/T। क्योंकि Q बराबर होता है IT। आपने पढ़ा है ना, I बराबर क्या होता है? Q/T। क्यों? क्योंकि हमने जानते हैं क्योंकि I बराबर क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर। Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। तो Q बराबर IT यहां रख देंगे, तो P बराबर हो जाएगा VIT। यहां रख रहा हूं उसकी मान को यहां पर, तो VIT/T। P से T कट गया, तो P बराबर क्या आ गया? VIT। एक फॉर्मूला ये हो गया। ये पहला फॉर्मूला था, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। बच्चों, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों। क्यों? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, और हम जानते हैं वोल्टेज जो होता है W/Q होता है। W बराबर QV हो गया, तो P बराबर QV/T। Q बराबर IT होता है, रख दिया, तो P बराबर VIT/T। P बराबर VI हो गया। अब इधर देखिए, इसको मैं आगे और रूपों में बदल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं V बराबर क्या होता है? IR। R क्या है? चालक का प्रतिरोध है, इसलिए P बराबर हो जाएगा IR/I। तो P बराबर हो गया I²R। एक सूत्र ये भी आ गया। यह सूत्र W/T की फॉर्म में है, यह सूत्र V और I वोल्टेज और धारा की फॉर्म में है, यह वाला सूत्र धारा और प्रतिरोध की फॉर्म में है। आगे अभी तो मैंने V बराबर आई आर बताया, तो मैं I बराबर V/R भी तो रख सकता हूँ यहाँ पर।
अभी तो मैंने V को IR के रूप में लिखा है, मैं यहाँ पर I को V/R भी तो लिख सकता हूँ बच्चों। यहाँ पर I को V/R भी लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर समीकरण 2 में I बराबर V/R भी तो लिख सकता हूँ रखने पर, और जैसे रखूंगा तो P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, P बराबर हो जाएगा V इंटू V/R, तो P बराबर हो जाएगा V²/R। तो एक नया फॉर्मूला ये आ गया। ये चारों ही शक्ति के फॉर्मूले हैं, ये चारों ही शक्ति के फॉर्मूले हैं, विद्युत शक्ति के फॉर्मूले। ये W और T के रूप में है, ये V और I के रूप में है, ये I और R के रूप में है, ये V और R के रूप में है। ये आपने बता दिया। ये विद्युत शक्ति हो गई है। अब इसके मात्रक की बात करें, विद्युत शक्ति, दो तीन बातें यहां पर कर लेते हैं। शक्ति एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक जूल, जूल बटा सेकंड। P बराबर है W/T, कार्य का मात्रक जूल, इसका सेकंड जूल बटा सेकंड होता है वाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक वाट होता है। विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र की बात करें तो P बराबर है W/T, W कार्य का विमीय सूत्र M1L2T-2, और इसका है T1, तो ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र M1L2T-3, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। शक्ति का अन्य मात्रक की बात करें, शक्ति के अन्य मात्रक है अश्व शक्ति, ये पढ़ा होगा आपने। और एक अश्व शक्ति होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये आपको पता होगा, जो 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो बच्चों हमने बता दी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वाट होता है, विमीय सूत्र ये होता है। अश्व शक्ति भी इसका मात्रक होता है, और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये मैंने आपको बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां से कि एक वाट की परिभाषा क्या होगी। एक वाट की परिभाषा, अब इधर देखिए, P बराबर है W/T बराबर है VI, यही आया, ठीक है। यदि मैं यहां पर देखना V का मान 1 वोल्ट कर दूं और I बराबर 1 एम्पियर कर दूं, तब P बराबर 1 वाट होगा या नहीं होगा। हमको 1 वाट शक्ति की परिभाषा देखनी है, तो मैंने कहा P बराबर क्या है, W/T है। P बराबर W/T है, और W/T को होता है VI। तो V का मान 1 वोल्ट कर दिया, धारा का मान 1 एम्पियर कर दिया, तो मैंने कहा बच्चों शक्ति कितनी आ जाएगी, 1 वाट आ जाएगी। और जब शक्ति 1 वाट आ जाएगी तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी बच्चों, परिभाषा ये बनेगी इसकी कि 1 वोल्ट का किसी भी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि उसमें उत्पन्न वोल्टता 1 वोल्ट हो, तब परिपथ की जो शक्ति होगी वो 1 वाट होगी। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि उसमें उत्पन्न वोल्टता 1 वोल्ट हो, तब परिपथ की शक्ति 1 वाट होगी। क्या होगी, 1 वाट होगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब बात करेंगे आगे बच्चों, ये आ गया 1 वाट की परिभाषा मैंने कह दी है कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर यदि वोल्टता 1 वोल्ट उत्पन्न होती है, तब परिपथ की शक्ति 1 वाट होगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बहुत ही सिंपल बात है, आपको केवल समझने पर ध्यान देना है। PDF आपको लगातार मिल रही है, उसमें आपको काम नोट करना, मेरे साथ चलते जाना है, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा।
ये हो गया एक पार्ट की परिभाषा हो गई है। अब बात करेंगे बच्चों आगे, एक पार्ट की परिभाषा के बाद यहां पर एक पार्ट की परिभाषा हो गई। आगे नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, मात्रक हो गया, ये सब हो गया, विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं बच्चों। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा H, और H बराबर होता है W बराबर P इंटू डेल टी। इधर देखिए आप, विद्युत ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा एक निश्चित समय अंतराल में, ध्यान सुनना, एक निश्चित समय अंतराल में किसी भी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए, मैं परिभाषा बोल रहा हूं, आप ध्यान सुनना, एक निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल ले लिया मान लो डेल टी, एक निश्चित समय अंतराल में किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए किया गया कुल कार्य, एक निश्चित समय अंतराल, ये रहा डेल टी, एक निश्चित समय अंतराल में किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए किया गया कुल कार्य, जो कार्य होगा वही ऊर्जा होगी। अब कार्य कैसे निकलेगा, किया गया कुल कार्य कैसे निकलेगा? आवेश प्रवाह के लिए किया गया कुल कार्य। इधर देखिए, कार्य का फॉर्मूला है P इंटू टी, और समय अंतराल मैंने T की जगह डेल टी लिख लिया, तो ऊर्जा क्या आ जाएगी? P इंटू डेल टी आ जाएगी। मैंने कहा है किसी निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल डेल टी ले लिया, किसी निश्चित समय अंतराल में किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए किया गया कुल कार्य, और कार्य कैसे निकलेगा बच्चों? ऊर्जा बराबर कार्य लिख दिया, और कार्य कैसे निकलेगा? कार्य निकलेगा, हमने विद्युत शक्ति को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? समय अंतराल से मल्टीप्लाई कर दिया, विद्युत शक्ति और समय अंतराल मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो ये निकल गई है विद्युत ऊर्जा। एक काम मैं बार बार परिभाषा कह रहा हूं कि एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में आवेश प्रवाह के लिए किया गया कुल कार्य, जो कार्य होगा वही विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा होगी। तो यानी कि शक्ति को किससे गुणा कर दिया है? डेल टी से। अब शक्ति देखो, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? H बराबर W बराबर P, P बराबर है W अपॉन T, T की जगह क्या रख दिया? डेल टी रख दिया, तो ये W आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि P के फॉर्मूले निकालने, W तो डालता हूं, H बराबर, H के क्या क्या फॉर्मूले आ रहे हैं? P का फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला V आई है, P का एक फॉर्मूला क्या है? V आई है, तो P का एक फॉर्मूला V आई रख देता हूं, V आई इंटू डेल टी, H बराबर हो जाएगा V आई डेल टी। यानी कि जो शक्ति के फॉर्मूले हैं उनमें सभी में डेल टी से क्या हो जाएगा? गुणा, और चूंकि P बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर, तो यहां रख देंगे, तो H बराबर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर डेल टी। यानी कि कहने का मतलब है शक्ति के सभी फॉर्मूले डेल टी से समय से गुणा हो जाएंगे, तो ऊर्जा निकल जाएगी। और P बराबर क्या है? V स्क्वायर अपॉन आर, तो H बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू डेल टी। ये भी एक फॉर्मूला आ गया। तो शक्ति के चार फॉर्मूले थे, एक उन चारों फॉर्मूले से ऊर्जा के भी चार फॉर्मूले आ गए। यानी कि शक्ति को यदि मैं समय से गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगी? ऊर्जा आ जाएगी बच्चों आपके पास। क्या आ जाएगी बच्चों? ऊर्जा आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वाट इंटू सेकेंड। मात्रक, ऊर्जा का मात्रक होता है वाट इंटू सेकेंड, और वाट इंटू सेकेंड को मात्रक हो गया है ये जूल। जूल होता है ऊर्जा का मात्रक, जूल होता है। अब इधर देखिए अन्य मात्रक, ऊर्जा का अन्य मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है। वाट की जगह तो मैं ले रहा हूं किलोवाट, और सेकंड की जगह ले रहा हूं घंटा। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अन्य मात्रक किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 kWh। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? किलोवाट को मैं पहले वाट में बदल रहा हूं, तो किलोवाट हो गया 1000 वाट, गुणा घंटे को मैं सेकंड में बदल रहा हूं, तो 60 इंटू 60, मिनट में बदल गया, फिर सेकंड में बदल गया सेकंड, और ये हो गया 1000 गुना 3600,
वाट गुणा सेकंड, और वाट गुणा सेकंड होता है जूल, और ये हो गया 3.6, 10 की घात 5 का 10 की घात 6 हो जाएगा, 3.6 लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10 की घात 6 वाट इंटू सेकंड को बोलेंगे जूल। तो यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल ऊर्जा होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक, मैंने कहा वाट शक्ति का मात्रक है, वाट को आपने किससे गुणा कर दिया, समय से गुणा कर दिया, वाट इंटू सेकंड क्या हो गया है, जूल होता है। हमने कहा अन्य मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है, ठीक है ना, अन्य मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा भी होता है। तो अन्य मात्रक किलोवाट घंटा होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल हो जाता है, और इसको बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट, या फिर इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट, या आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको लिख देता हूं थोड़ा सा, BOTU बोलते हैं इसको, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसी को ही बोलते हैं BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 किलोवाट घंटा को बोलते हैं 1 यूनिट, और 1 यूनिट को बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। आपसे पूछ सकता है कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, या 1 यूनिट में कितनी ऊर्जा होती है, कितने जूल ऊर्जा होती है, 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल ऊर्जा होती है, वो पूछ सकता है। जो हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है यूनिट में आता है 15 यूनिट, 15 यूनिट अपने मीटर पर आप देखिए, जब यहां पर रीडिंग आती है वहां पर लिखा होगा kWh, यानी कि आपके मीटर में आ रहा है 42, तो 42 kWh का मतलब है कि आपके मीटर की रीडिंग आ गई है 42 यूनिट, ठीक है। तो kWh आपको मीटर में लिखा मिलेगा, आपने मीटर को देखिए, मीटर में लिखा होगा रीडिंग kWh में, kWh का मतलब होता है किलोवाट घंटा, और किलोवाट घंटा में आपको रीडिंग वहां पर मिलेगी, और किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 यूनिट को बताता है। मान लो उसमें आ गया 73, तो इसका मतलब है 73 यूनिट बिजली का बिल आ गया है। 1 यूनिट में इतनी जूल ऊर्जा होती है, और उसी को ही बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये सारे फॉर्मूले जूल में है, इसमें है, ये जूल में है, ये भी जूल में है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये भी जूल में है। यदि आपको कैलोरी में बदलना चाहे आप इसको, तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। 1 कैलोरी बराबर, आप जानते हैं, यहां लिख रहा हूं बच्चों साइड में, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होते हैं। तो इन फॉर्मूलों को, ये जूल में है सारे, यदि इन फॉर्मूलों को आप कैलोरी में बदलना चाहें तो 4.2 का भाग दे दीजिए यहाँ पर, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ये फॉर्मूले किस में बदल जाएंगे, कैलोरी में बदल जाएंगे, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक होता है, तो 1 कैलोरी में बदलना, इनको कैलोरी में बदलना चाहें फॉर्मूलों को, तो आप क्या करें, 4.2 का भाग दे दें तो कैलोरी में आपको बदल जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे बच्चों जूल के तापन नियम की। जूल का तापन नियम बहुत ही कुछ नहीं है इसमें, और जूल का तापन नियम है, जो ऊर्जा होती है वो I²R∆T होता है। यही तो आया ना। जूल के तापन नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में जो ऊर्जा होगी वो I² के समानुपाती, ऊर्जा प्रतिरोध के समानुपाती, ऊर्जा ΔT समय अंतराल के समानुपाती होगी। किसी भी परिपथ में, किसी भी युक्ति में उत्पन्न ऊर्जा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती, उसके प्रतिरोध के समानुपाती, और जितने समय अंतराल तक धारा प्रवाहित की गई है उसके समानुपाती होती है ऊर्जा। तो ये जूल का तापन नियम है। ये तो हमारे पास I ऊर्जा जो होती है वो यही होती है I²R∆T जूल में। तो जूल का तापन नियम कहता है कि ऊर्जा I² के समानुपाती, ऊर्जा R के समानुपाती, ऊर्जा ΔT के समानुपाती। ये बच्चों मैंने आपको बता दिया है, सारी बात यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको केवल मेरी बात को ध्यान से सुनना है।
समझने पर ध्यान देना है और जैसे ही पीडीएफ मिले उसको काम कर देना है और याद कर लेना है। लगातार मेरे साथ पढ़ते जाना है। यदि आप मेरे साथ पढ़ते जा रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत ही अच्छे नंबर फिजिक्स में लाएंगे। इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब एक छोटा सा नोट डालकर आपको मैं बता रहा हूं यहां पर, यदि इधर सुनना ध्यान से, यदि किसी संचरण लाइन से शक्ति आ रही है, तारों के माध्यम से वोल्टता आ रही है और हमें संचरण लाइन का प्रतिरोध है RC, संचरण लाइन का प्रतिरोध RC है। हमारे घरों में बिजली आती है ना तारों के माध्यम से, तो उस तार का प्रतिरोध है संचरण लाइन का प्रतिरोध है RC। नोट डाल के बता रहा हूं। और हमें P शक्ति पर, कितनी शक्ति पर? P शक्ति पर V वोल्टता पर, P शक्ति पर V वोल्टता पर हमको शक्ति अपनी युक्ति तक पहुंचानी है। तो हम कह रहे हैं कि किसी भी लाइन का प्रतिरोध है RC, जिस लाइन से क्या आ रही है? शक्ति आ रही है, यानी कि पावर आ रही है। उस लाइन का प्रतिरोध यदि RC है और हमें मान लो अपने घरों तक वोल्टता V वोल्ट पर इतनी शक्ति पर पहुंचानी है, V वोल्टेज पर अपने घरों में पहुंचानी है और शक्ति कितने पर पहुंचानी है? P शक्ति पर पहुंचानी है। तब ऊर्जा हास, जो ऊर्जा हास होगा बच्चों, ऊर्जा हास होगा P² RC बटे V²। जो ऊर्जा हास निकलेगा, मैंने कहा कि तारों के माध्यम से वोल्टता आ रही है और जिस तार के माध्यम से वोल्टता आ रही है उसका प्रतिरोध RC है। हमारे घरों में उपकरण को V वोल्टता पर शक्ति P पहुंचानी है। वोल्टता कितने पर पहुंचानी है? V वोल्टता पर कितनी शक्ति पहुंचानी है? अब उपकरण को P शक्ति पहुंचानी है, इतनी वोल्टता पर पहुंचानी है। तब ऊर्जा हास इस सूत्र से निकलता है। तो इससे पता पड़ रहा है कि उच्च वोल्टता पर यदि V का मान उच्च है तो ऊर्जा हास क्या होगा? कम। यदि V का मान उच्च हो जाएगा तो ऊर्जा हास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए आपने बच्चों सुना होगा, जब भी बिजली बनती है तो आपने सुना होगा 55,000 वोल्ट पर बनती है, फिर 33,000 की लाइन हमारे घरों के पास पे जाती है, 11,000 की लाइन जाती है, 5,000 की लाइन हमारे घरों में है के सामने से जाती है ट्रांसमिशन लाइन। हमारे घरों में वोल्टता 220 वोल्ट पर आती है। तो 55,000 वोल्ट पर क्यों बनती है? क्योंकि ज्यादा वोल्ट पर यदि बिजली बनकर आएगी तो ऊर्जा हास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए 55,000 वोल्ट पर बिजली बनकर आती है। यदि बिजली 200 वोल्ट पर ही बनकर आएगी तो ऊर्जा हास में चली जाएगी। तो कहने का मतलब इतना है कि उच्च वोल्टता पर ऊर्जा हास क्या होता है? कम होता है। इसलिए विद्युत का संचरण उच्च वोल्टता पर किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विद्युत का संचरण उच्च वोल्टता पर क्यों किया जाता है? क्योंकि उच्च वोल्टता पर ऊर्जा हास क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। और ऊर्जा हास जब कम हो जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? ऊर्जा हास को कम करने के लिए वोल्टता का संचरण उच्च वोल्टता पर किया जाता है। और RC प्रतिरोध की लाइन पर हमारे घरों में P शक्ति तक V वोल्टता पर पहुंचाने के लिए ऊर्जा हास इस सूत्र से निकलता है। ये मैंने आपको बता दिया है। ये विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति मैंने बता दिया। कार्य करने की दर विद्युत शक्ति थी और विद्युत परिपथ में एक निश्चित समय अंतराल ΔT में आवेश को प्रवाह करने के लिए किया गया कुल कार्य कैसे निकलेगा? P × ΔT से वो क्या आ जाएगी? ऊर्जा। और P क्या है? VI, P क्या है? I²R, P क्या है? V²/R। तो शक्ति के जितने भी फॉर्मूले हैं वो समय से गुणा हो गए तो ऊर्जा आ जाएगी। और ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा या 1 यूनिट होता है, ये बता दिया। अब मान लो आपको घर का बिजली का बिल कैलकुलेट करना है, तो घर के बिजली के बिल को कैलकुलेट करने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला भी बता देता हूं कि यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है। बच्चों यहां से मैं मिटा रहा हूं। किसी भी उपकरण, मान लो बल्ब चल रहा है 100 वाट का, 10 घंटे चलेगा तो कितनी यूनिट फूकेगा? तो यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर होता है वाट गुणा घंटे बटे 1000। यूनिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वाट गुणा घंटे बटे 1000।
इधर सुनिए बच्चों, वाट गुना घंटे बटे हजार। यदि मान लो 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे चला बटे 1000 करेंगे तब जाकर 1 यूनिट आएगी, तब जाकर 1 यूनिट आएगी। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चलेगा तब जाकर 1 यूनिट आएगी। तो वाट उसके ऊपर लिखा होगा कितने वाट है और कितने दिन कितनी देर चला रहे हो ये तुम्हारे को पता होगा। कितने वाट का बल्ब है या कितने वाट का एसी है या कितने वाट का कूलर है वो तुम्हारे को पता होगा। कितने घंटे चलाओगे उससे यूनिट आ जाएगी। तभी तो कहते हैं बच्चों कि CFL का यूज करो। क्यों? CFL कम वाट की होती है, कम वाट की होती है तो कम यूनिट आएगी, ज्यादा घंटे चलेगी। तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला है वाट गुना घंटे बटे 1000। तो वाट गुना घंटे बटे 1000 से आप क्या निकाल सकते हैं? यूनिट निकाल सकते हैं किसी भी उपकरण की। ठीक है, अब मुझे एक सवाल ध्यान आ रहा है, किरचॉफ के लॉ पर है, तो आप देखिए मैं जल्दी से करा देता हूं। दिए गए चित्र में ये सवाल आपको यहां पे नोट करना है। सवाल की PDF नहीं मिलेगी, मैं पहले बता चुका था। दिए गए चित्र में धारा I का मान ज्ञात करना है। ये 4 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। धारा I का मान ज्ञात करना है दिए गए चित्र में। दिए गए चित्र में धारा I का मान ज्ञात करना है। ये चित्र आपको यहीं से नोट करना पड़ेगा और I का मान आपको निकालना है। किरचॉफ के नियम से आप निकाल सकते हैं बच्चों। किरचॉफ का कौन सा नियम लग जाएगा यहाँ पर? किरचॉफ का आपको यहाँ पर द्वितीय नियम लग जाएगा। क्वेश्चन ये है, दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप देखिए तो लूप ABCDA में KVL से, किरचॉफ के दूसरे लॉ से, और किरचॉफ का दूसरा लॉ क्या कहता है बच्चों? चलते जाओ, बैटरी का जो टर्मिनल मार्ग में आता है उसका विपरीत चिन्ह लिया जाता है। तो माइनस आ रहा है तो इसका उल्टा लेंगे 9 वोल्ट। फिर प्रतिरोध, धारा की दिशा ऐसे है, तुम भी धारा की दिशा में चल रहे हो, धारा की दिशा में चलते हुए प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ऋणात्मक लिया जाता है। इसके सिरों पर विभवांतर -4i हो जाएगा। फिर यहाँ पे चली गई, फिर यहाँ पे चले, तुम ऐसे चल रहे हो और धारा भी ऐसी जा रही है, धारा की दिशा ऐसे ही है, तो इसके सिरों पर विभवांतर ऋणात्मक लिया जाएगा -2i। और इसके जो टर्मिनल मार्ग में आता है उसका उल्टा दिया जाता है। तो इसका कितना आ रहा है? +6। माइनस आ रहा है तो उल्टा लिया जाएगा। और टोटल वोल्टेज, इसका वोल्टेज आ गया 9, इसका वोल्टेज आ गया -4i, इसका वोल्टेज आ गया -2i, इसका वोल्टेज आ गया 6 बराबर 0। तो यहां से आ गया -6i बराबर -15, 9 और 6 15, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस आ रहा था, माइनस आ रहा था तो प्लस लिया, माइनस आ रहा था तो प्लस लिया। -6i बराबर -15, माइनस से माइनस कट गया, i बराबर आ गया 15/6। i बराबर आ गया, ये आ गया यहाँ पे 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 2.5 एम्पियर। तो परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी बच्चों? 2.5 एम्पियर होगी। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता था किसी भी बंद पास में सेलों का विद्युत वाहक बल तथा प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतरों का जोड़ क्या होता था? 0 होता था। उससे मैंने धारा निकाल ली है। ऐसा एक एग्जाम्पल किताब में भी दे रखा है। एक बच्चों बात और मैं आपको यहाँ बता रहा था, मैंने जब प्रतिरोधकता का गुणांक अल्फा की बात की थी तो गलती से मैंने चालकों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक बता दिया था। चालकों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक बता दिया था। अल्फा का मान चालकों के लिए ऋणात्मक नहीं धनात्मक होता है, और चालकों के लिए अल्फा ऋणात्मक और अर्धचालकों के लिए अल्फा ऋणात्मक होता है। हमने कहा था ताप बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है, चालकता घटती है। किसी ने मुझे पूछा कि सर आपने ऐसा बता दिया है, तो मेरे ध्यान में आया कि वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। तो चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है। जब चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो अल्फा का मान पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो मैंने गलती से नेगेटिव लिखा दिया था, तो उसको आपको पॉजिटिव कर लेना है।
ठीक है ना, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, गलती से मैंने लिखा दिया है, पीडीएफ में गलती से लिख दिया है। चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है, रो बढ़ता है, इसलिए ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, नेगेटिव थोड़ी होगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है तो रो का मान, रो बढ़ता है तो पॉजिटिव होगा अल्फा। और कुचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है और अर्धचालकों की भी घटती है तो अल्फा का मान नेगेटिव होगा। तो ये उल्टा हो गया था, ये मैंने आपको क्या बता दिया था, नेगेटिव बता दिया था, ये गलत है, रॉन्ग है, ये गलती से निकल गया था। सही क्या है, पॉजिटिव। क्यों, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा था कि ताप बढ़ाने पर वर्ग माध्य मूल वेग चालकों का बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का टक्करों में लगा समय घट जाता है तो टक्करें जल्दी जल्दी होने लगती हैं और जिस कारण उसकी चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है और रो बढ़ जाता है। प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होगा, पॉजिटिव होगा चालकों का। ये गलती से मेरे से वहां से निकल गया था, ठीक है ना, इसको आप सही कर लेंगे, गलती हो गई थी। और कुचालकों के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, घटेगी तो नेगेटिव, और अर्धचालकों के लिए भी घटेगी तो भी नेगेटिव होगा। ये थोड़ा मेरे से गलती हो गई थी, मेरा मुंह से गलत निकल गया था, लेकिन बताया मैंने सही था, लेकिन लिखने में मेरे से क्या हो गई थी, गलती हो गई थी। तो इसको आप सही कर ले, चालकों का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, और कुचालकों और अर्धचालकों का नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव और इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ताप बढ़ाने पर अल्फा बढ़ रहा है, प्रतिरोधकता बढ़ रही है तो पॉजिटिव, ये घट रही है तो नेगेटिव, ये आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही काफी है, आप पढ़ें, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। ब्रिजस्टोन सेतु, आप मेरे साथ नोट्स बनाते रहें, होप आपको सब कुछ समझ में आएगा, बढ़िया ढंग से पढ़ते रहे। धन्यवाद।